गफलत की वजह से मेरे भाई का ना जैसे खून हुआ है। डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर लाल रहमान, उसको गिरफ्तार करें। इरफान को जो उन्होंने कत्ल किया है तो डॉक्टर लाल रहमान को गिरफ्तार करें। नीचे वाले स्टाफ जो है उसको फौरी तौर पे हटाया जाए और ऐसा कानून करे कि और इरफान ना मरे। जब भी किसी मुसलमान छोड़ो, किसी इंसान की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो उसके सारे एंजी ट्यूब, कनोला, वो बॉडी की सफाई करके देते हैं। जब हम सुबह गुस्ल दे रहे हैं अपने भाई को तो उसको पेम्पर पहना हुआ है, उसकी एंजी ट्यूब यहाँ से निकालते हैं, 16 घंटे बाद उसका खून बह रहा है। हमारा भाई शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है। क्या मुद्दा? डॉक्टर लाल रहमान के, डॉक्टर लाल रहमान के। ये डॉक्टर क्या कसाई का इंसान ही नहीं है सर, आप इनको इंसान भी नहीं कह सकते। ये तो इंसानियत, आपको मसीहा कहते हैं डॉक्टर साहब, ये आप इनको मसीहा कहेंगे तो इंसान ही नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी प्राइवेट के। अस्सलाम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक सहाफ़ी इरफान का ना चाहते हुए भी मौत वाक़ हो गई है। इनके वर्षा कह रहे हैं कि ये कत्ल है, ना कि ये एक कोरोना से की वफ़ात हुई है, जहाँ फौतगी हुई है। तो इनके वर्षा आज कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज कर रहे हैं। आए इनके भाई से हम बात करेंगे जिसका नाम जब्बार है। आए वो क्या हकीकत सामने लाते हैं और क्या डॉक्टर के लिए कह रहे हैं, इनसे पूछते हैं, मज़ीद बात करते हैं। हमारे पास इरफान के भाई मौजूद है, आए इनसे पता करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सिमी जमाली के जानिब से कहना है कि कोरोना से डेथ हुई है, आखिर असल हकीकत क्या है इरफान की? क्या लगता है ये सिमी जमाली ने जो बयान जारी किया है, इससे आप कितने मुतमईन हैं? हमें ये अफसोस हुआ सुन के सिमी जमाली का बयान, क्योंकि इतने मोतबर ओहदे पे वो हैं। कोई भी बयान जारी करने से पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड देखा जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उनके खुद के डिपार्टमेंट की जो लास्ट रिपोर्ट है कोरोना आइसोलेशन वार्ड की, वो नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद एक ऑफिशियल ओहदे पे आप बैठ के कहो कि वो कोरोना है, तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे? इसका मतलब ये है कि उसके बॉडी के पास कोई भी ना जाए, उसकी गुस्ल भी ना दिया जाए, उसकी तदफीन में मसाइल हो, बॉडी भी ना दी जाए, इससे तो बड़े मसाइल हो सकते थे। लेकिन हम तो जब तक कर चुके थे तदफीन, इनको अपने बयान पे गौर करना चाहिए और हमारा मुतालबा है कि वो इस बयान पे हमारे सामने माजरत करें और ये अपनी करेक्शन करें बयान की, और अपने डिपार्टमेंट की जांच करवाई जाए कि जब ये नेगेटिव था तो वहाँ भेजा क्यों गया। अभी बात करूँगा, दरअसल हमारे नाज़रीन को असल हकीकत तो बताएं, आपके साथ पेश किया हुआ है, हमारे साथ किस तरह डेथ हुई? भाई का एक ब्रेन सिस्ट था, मामूली डायग्नोज हुआ। इशू तो पुराना था, 10 साल से उसको झटके लगते थे, सर में दर्द होता था, फालिज का अटैक भी हुआ था, डायग्नोज नहीं हुआ था पहले। 8 महीने पहले उसको डायग्नोज हुआ है न्यूरो में। डॉक्टर लाल रहमान न्यूरो वार्ड का हेड है, जिसने CT स्कैन और MRI देख के उसको डायग्नोज किया कि उसके ब्रेन के लेफ़्ट साइड पे एक रसूली है, पानी की रसूली है छोटी सी। उसका अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये कल दिमाग में अगर फट गई तो भी डेथ हो सकती है, नहीं तो ये ब्रेन ट्यूमर की शक्ल अख्तियार कर जाएगी, लाइलाज हो जाएगी। इसका माइनर सा ऑपरेशन होता है, मामूल की बात है, हम डेली करते रहते हैं, आप करवा लेना बेहतर है। हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि नहीं करवाते तो उसकी डेथ हो सकती थी। हमने उनको एडमिट करवाया है, 21 जनवरी को उनका पहला ऑपरेशन हुआ है। पहला ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक होने लगा था, रात में बात भी कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ, रात में ICU में हमें आने नहीं दे रहे थे, उन्होंने नेग्लिजेंस की है और उसने जो गुदूद वाली एंजी ट्यूब लगाई हुई थी उसने मरीज़ ने उखाड़ के फेंक दी, और ड्यूटी वालों की नेग्लिजेंस की वजह से वो गुदूद फैल गया दिमाग। कंडीशन ऐसी हो गई कि मजबूरन उनको सेकंड ऑपरेशन करना पड़ा, और प्लास्टिक का जो पुर्जा है BP शंट वो दिमाग में फिट करना पड़ा, जो यहाँ गुदूद निकाल रहा था और यहाँ खारिज करना था, वो लाइफ टाइम रहना था। चलो उसके बाद वो ठीक हो गया भाई, 1-2 महीने घर पे रहे। फिर नेग्लिजेंस डॉक्टर्स ने ये की है कि जब वो ब्लॉक हो गया है शंट, वो जो दिमाग में पुर्जा डला है वो ब्लॉक हो गया, उसमें गंद जम गया था, वो दिमाग में फैल रहा था। उसी वजह से वो ना बात कर पा रहा, ना देख पा रहा, ना सुन पा रहा। से इतनी कंडीशन ख़राब हुई, हम ले आए जना तो इन्होंने वो CT स्कैन में
देख के भी बोला कि नहीं ब्लॉक नहीं है, ये इलाज ले जाएं, ये घर जाके करें। वो हम ले गए फिर घर पे 5-10 दिन बाद वो उसकी फिर सीरियस हो गई कंडीशन। प्राइवेट सेकंड ओपिनियन लिया है हमने मेमन हॉस्पिटल से। उस डॉक्टर ने वही CT स्कैन देख के डायग्नोज किया है कि ये 1 महीने से शंट ब्लॉक है। आप डॉक्टर लाल रहमान के पास जाओ, उसको ये मेरी ओपिनियन दिखाओ और बोलो कि ये इसका ब्लॉक है, आप इसको ऑपरेट करें या सफाई करें पेशेंट। जब हम प्राइवेट क्लिनिक लाल रहमान की प्राइवेट क्लिनिक है इसमें ताज कम्प्लेक्स में, वहाँ दिखाने हैं, शायद सरकारी में सही नहीं हो रहा, प्राइवेट दिखा लें। हम वहाँ ले गए हैं तो वो कहता है मैंने 15 लाख का ऑपरेशन मुफ्त में किया है, फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, सुकून से नहीं बैठ रहे, शंट ठीक काम कर रहा है, ये लो दवाई जाके खिलाओ। हम जब बोलते हैं कि हमें कोई ऐसी पर्ची लिख के दें कि आप तक रसाई मिल जाए जनाब, हमें बोला मुझ तक रसाई क्यों चाहिए, आप बस ये इलाज जाके खाएँ, वहाँ OPD में दिखाएं, जो भी डॉक्टर है सब मेरिटेड डॉक्टर। हम सरकारी अस्पताल के हेड तक आवाम को रसाई तक नहीं, क्यों नहीं है रसाई, किसका मुलाज है, किसकी तनख्वाह लेता है और किसके पैसे उसके तनख्वाह में जा रहे हैं। 15 लाख का किसको बोल रहा है, हमारे पैसों से क्या वो डॉक्टर हेड नहीं है। और पठान डॉक्टर हमारे जिन्ना अस्पताल जो सिंध का हॉस्पिटल है उसका ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वाला डॉक्टर हेड कैसे है, जिसको इतनी मत भेद है, सिंधी के साथ ऐसे बिहेव करता है। पठानों का इलाज तो बेहतरीन हो रहा था। चले हम आखिरकार वो तीसरे ऑपरेशन के लिए फिर एडमिट हुआ है। एक डॉक्टर ने, भला डॉक्टर था डॉक्टर तनवीर, जिसने डायग्नोज किया उसी न्यूरो में, उसी ने यही बात की कि इसको क्यों घर घुमा रहे हो, 1 महीने से इसका भी पेशेंट ब्लॉक है, ये फौरी ऑपरेशन होगा। जब उसको हमने बताया कि लाल रहमान बोल रहा है ब्लॉक नहीं है, वो चुप हो गया और उसने ऑपरेशन तो करवा दिया, ऑपरेशन हो भी गया और 1 दिन में भाई ठीक भी हो गया था। वार्ड में भी इन्होंने शिफ्ट कर दिया था, लेकिन वार्ड में जब उसकी दवाई बंद हुई, जो इंजेक्शन आ रही थी 2500 की सुबह 2500 की शाम, ईद की छुट्टियाँ हुई तो वो इंजेक्शन बंद हो गई। सेफ फाउंडेशन की फार्मेसी जो मुफ्त में दे रही थी मेडिकल कार्ड पे, वो बंद हुई तो ये हमें बाहर से दिलवा रहे थे। हमने जब सोर्स लगाया, एहतजाज किया कि हमें ये सरकारी मिलनी चाहिए, सीमी जमाली तक रीच की तो उन्होंने बंदा भेजा और हमें दी गई और दूसरे ही दिन अवेलेबल हो गया स्टॉक। बोले आज आया, इतना डब्बा लेके आए उन्हें इंजेक्शन का। हमें वो इंजेक्शन प्रोवाइड की गई 1 दिन, लेकिन दूसरे दिन लाल रहमान इसी सोच की वजह से तंग आके वो आके बोलता है इसको अभी उठाओ, इसकी निकली इन्विजिलेंस ठीक नहीं हो रही, मॉनिटरिंग, कि आप ICU ले चलो। हम तो खुश हुए कि अगर ICU जा रहा है तो वार्ड में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केयर नहीं हो रही, ICU में बेहतर है। हमें क्या पता था कि ICU में उसको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उसको फिर ऑपरेट करने के लिए ले जा रहा है। नीचे ले गए, हमें बताए बगैर, हमें 1 दिन कहा गया कि इसका ऑपरेशन फ़िलहाल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कंडीशन स्टेबल नहीं है कि हम इसका शंट तब्दील कर सकें। फ़िलहाल ये जो EVD ड्रेन डाली है एक्सटर्नल शंट, इसी से काम चलाएंगे। जब ये ठीक तबीयत स्टेबल होगी तभी जाके ऑपरेट करके उसको शंट को या तो निकाल देंगे या उसी की सफाई करेंगे। फ़िलहाल उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। 1 दिन एक डॉक्टर ने ये राय कायम की है, दूसरे दिन उन्होंने जाके उसको काट दिया है। 1 दिन छोड़ के इतने कमज़ोर बच्चे का 35 ईयर का बच्चा जिसकी ब्लड अरेंज किया हुआ पड़ा है, अगर ब्लड की ज़रूरत है तो वो लगाओ, नहीं लगाया चलो वो तो उनका इशू है। काट के जब लाए हैं तो ऑपरेशन के बाद हर पेशेंट नेचुरली वेंट पे रहता है। ऑपरेशन से जो भी होके आता है, चाहे किसी भी नेचर का ऑपरेशन हो, काट के लाते हैं तो वो वेंटिलेटर पे रहता है। 8 घंटे 12 घंटे में वो वेंटिलेटर से रिकवर करके हटता है। लेकिन जब 12 घंटे बाद वो रिकवर नहीं हुआ तो इन्होंने पता नहीं किस रिपोर्ट, मोहम्मद इरफान था कोई 55 साल और एक मिस्टर इरफान था 30 साल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इरफान नाम के बहुत पेशेंट है। पता नहीं किस इरफान की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी वो दिखा के हमें उसके बेड के बाहर पॉजिटिव लगाया गया और उसकी वहीं से इलाज बंद कर दिया गया। हमने एहतजाज किया कि भाई उसकी अगर पॉजिटिव भी है तो उसका न्यूरो का इलाज तो ना रोका जाए, वो तो जारी रखा जाए जब तक तो बंदा वहाँ शिफ्ट हो, उसका इलाज तो हो। बोलते हैं हम इसका इलाज नहीं करेंगे, अब वो इलाज न्यूरो कोरोना वाले करेंगे। और यहाँ उन्होंने 10 बजे हमें लेटर दिया है, कॉल लेटर कोरोना वालों का, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम ले गए कोरोना वालों के। 10 का लेटर गया हुआ, हम 1 बजे कोरोना वार्ड जाते हैं तो वो बोलते हैं हमसे वो कॉल लेटर मिसप्लेस हो गया है। नेग्लिजेंस की हद देखिए, 3 घंटे तक वो बिना इलाज के पड़ा हुआ है, उसका लेटर मिसप्लेस है। ये किसकी जिम्मेदारी थी लेटर संभाल
निकालना, कार्रवाई करना उनकी। हम इंतज़ार में हैं बैठे। अगर ये भी हम अपने तौर पे नहीं जाते पूछने कि क्या हुआ, वो कैसे उठाओगे, हमें मना उन्होंने खुद किया था कि ये हमारा इंटरनल मामला है, हम खुद ही डॉक्यूमेंटेशन करके मुंतकिल करेंगे पेशेंट को। चलो वो हमने अरेंज करके फिर दूसरा लेटर उनको दिलाया, हमने पेशेंट शिफ्ट किया वहाँ। लेकिन जो शेड्यूल में 2 टेस्ट थे, मैं डेली पढ़ता था उनका शेड्यूल पेशेंट का कि आज क्या इलाज होना है, क्या दवाई देनी है। CBC टेस्ट होने थे ब्लड के, ऑपरेशन के बाद ब्लड लेवल क्या है, ब्लड में क्या रिपोर्ट्स आई हैं, और ABG टेस्ट होने थे जिसमें नमकियात चेक होती है कि उसके नमकियात की लेवल क्या है। वो टेस्ट मैंने जब उन डॉक्टर्स को बोला है कि ये टेस्ट तो फ़िलहाल भेज दो, कोरोना में तो जो इलाज होगा होगा, आप ये टेस्ट तो भेज दो, वो इलाज तो जारी रखो। वो बोले वो भी कोरोना में होगा। वो शिफ्ट किया है हमने भाई वहाँ सारा दिन में वो 5-6 बजे जब शिफ्ट होके गया है, दूसरे दिन जब कोरोना वालों ने वही टेस्ट करवाई है, रिपीट किए, वो नेगेटिव आई। क्या कोरोना एक दिन में ख़त्म हो गई? एक दिन में टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं, वही अस्पताल उसी लैब की टेस्ट दूसरे दिन नेगेटिव आती है। जब नेगेटिव आती है वो कोरोना आइसोलेशन वालों ने बोला ये हमारा पेशेंट नहीं है, हमने कॉल लेटर न्यूरोलॉजी वालों को भेजा है कि अपना पेशेंट ले जाओ, इसका दिमाग का स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ चलाओ। तो हमने जब पूछा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला है हमारे पास फ़िलहाल वेंट का बेड खाली नहीं है, फ़िलहाल आप अपने पास रखो। अब कोरोना वाले अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, न्यूरोलॉजी वाले अपने पास लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब हमें अपने भाई की ये सूरत हाल देख के हम कोशिश करते हैं कि हमें भाई दिया जाए, हम प्राइवेट ले जाएं, तो वो अपनी नेग्लिजेंस छुपाने के लिए उसका वेंटिलेटर हटा देते हैं, वो मर जाता है। और हमें ईद वाले दिन रात को 10 बजे उसका लाश दिया गया है। जब हम उस भाई का लाश में, और वो कोरोना की पैकिंग में शॉपर में दिया गया है, और उसकी NG ट्यूब यहाँ से, जब भी किसी मुसलमान छोड़ो, किसी इंसान की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो उसके सारे NG ट्यूब, कनोला, वो बॉडी की सफाई करके देते हैं। जब हम सुबह गुस्ल दे रहे हैं अपने भाई को तो उसको पेम्पर पहना हुआ है, उसकी NG ट्यूब यहाँ से निकालते हैं, 16 घंटे बाद उसका खून बह रहा है। हमारा भाई शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है। क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है गवर्नमेंट से कि इसकी शफाफ जांच करवाई जाए, इन नेग्लिजेंस करने वाले डॉक्टरों के मेडिकल सर्टिफिकेट जो हैं वो कैंसिल किए जाएं। ख़ास तौर पे डॉक्टर लाल रहमान को न्यूरोलॉजी के शोबे के हेड के ओहदे से मुअत्तल किया जाए, हटाया जाए। कम से कम वो डॉक्टर वहाँ पर हो जो सबको एक नज़र से देखे। हमारा भाई तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारान को ओहदों से हटाया जाए। जी नाज़रीन, हमारे पास इरफान की सिस्टर मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं कि क्या इन पर बीती और क्या गुजरी, और इस तरह के नौजवान को कत्ल जो डॉक्टरों ने किया कैसे है ये आप पर जो बीती है, क्या लगता है कि ये डॉक्टरों ने क्या किया है आपके साथ? बेटा ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से मेरे भाई का ना जैसे खून हुआ है। डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर लाल रहमान, उसको गिरफ्तार करें, उसको हटाएं। न्यूरो सर्जन जो है ना वहाँ पे 16 नंबर वार्ड का, उसने मेरे भाई का कत्ल किया है। 4 ऑपरेशन मुसलसल, 4 ऑपरेशन 4 महीनों में उसने किए हैं, और मुसलसल गलती पे गलती किए जा रहा था, और अपनी गफलत को छुपाने के लिए और उसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। इतना नौजवान था, हालांकि हमने नहीं देखा कभी वो बीमार पड़ा, अचानक से जब वो बीमार पड़ा और इस तरह डेथ हो गई, उसकी जो 2 बच्चे वो किस तरह, क्या सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं? मैं सेक्रेटरी हेल्थ हुकूमत से सच से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे भाई का जो कत्ल हुआ है ना, उसके साथ इंसाफ करें, और उनके बच्चे जो यतीम हुए, छोटे बच्चे, उनके साथ इंसाफ करें। और बीवी जो है कोई ना कोई उसको हेल्थ में या कुछ कोई छोटी मोटी जॉब ही दे दें कि उसके बच्चों की किफालत करें, क्योंकि वो गरीब सहाफ़ी था। आपको सहाफ़ी, आपको पता है ना कि सहाफ़ियों की क्या प्रॉपर्टी है और क्या उनके घर के हालात। वो किराए के एक मकान में, छोटे मकान में रहता था, और घर का सरबराह था, जो इस डॉक्टर की गफलत की वजह से जैसे ना वो अपनी हयाती की जो है वो हार गया। बस नाज़रीन, इसी तरह के वाक़यात का दूसरा भी हमारे पास मुतासिर मौजूद है, आए इनसे भी पूछे कि किस तरह ये हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं,
ज्यादा क्या लगता है जब साहब के साथ ऐसा हो सकता है तो आम के साथ आम शहरी के साथ क्या होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा नाम खालिद आशमानी, मैं पिछले 30 साल से मीडिया से रिलेटेड जॉब करता हूँ। अभी भी मीडिया मेरे साथ 2014 में मेरा ऑपरेशन हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो सरकारी हॉस्पिटल का हाल है, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं डिस्चार्ज होने वाला था सर्जरी के बाद। तीसरे दिन एक वार्ड बॉय ने क्या किया, एक डोज होता है पोटेशियम का जो उसमें यूज़ होता है कीमोथेरेपी में, उसने उसका इतना हाई डोज कर दिया कि उसकी वजह से मैं 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ा रहा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी तो दे दी, मगर अभी मुझे सांस का मसला रहता है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाता है। उसके अलावा मेरा तकरीबन 10 से 12 लाख का बिल आया मेरी फैमिली का, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा ने कहीं से पैसे अरेंज करके मेरी ज़िंदगी बची। मगर जिस तरह का वाक़या इरफान जैसे नौजवान के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ ऐसे नौजवान हमारे हॉस्पिटलों में रोज़ाना मारे जाते हैं। सिंध में खासतौर पर सिंध में सिर्फ नारा लगाने से खिदमत में सबसे आगे से खिदमत नहीं होती भाई। आप रियलिटीज़ देखो कि यहाँ कितने मासूम आज तो इरफान के लिए निकले हैं कि फैमिली साहब होते तभी निकले। हमारे यहाँ तो बताया भी नहीं जाता, बोले मर गया, ये अल्लाह की मर्जी थी, और हमारे लोग चुप करके चले जाते हैं। तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्या लगता है ऐसे इन डॉक्टरों को डॉक्टर बोल सकते हैं या कसाई बोल सकते हैं? ये डॉक्टर क्या कसाई का इंसान ही नहीं है सर, आप इनको इंसान भी नहीं कह सकते। ये तो इंसानियत, आपको मसीहा कहते हैं डॉक्टर, ये आप इनको मसीहा कहेंगे तो इंसान ही नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलानी है। सबसे पहले मैं आज मुतालबा करता हूँ जो भी बंदा सरकारी जॉब करेगा उसकी प्राइवेट क्लिनिक पे बैन होना चाहिए, क्योंकि उसकी वहाँ तवज्जो ही नहीं होती वहाँ पे। वो कहता है वहाँ आओ तो मैं इलाज करूँगा। ये उनके पास प्राइवेट में भी गए। जब आपको बताऊँ यहाँ पे होता है कि अगर हड्डी का ऑपरेशन है तो कहते हैं इसका सबसे पहले हाथ कटेगा, उसको डरा दिया जाता है। हमारा इस इरफान के केस में भी यही हुआ कि उम्र है इसका ऑपरेशन करो नहीं तो मर जाएगा। भाई आपको क्या जल्दी है, आप उसका प्रॉपर इलाज तो करो, केयर तो करो। आपकी नर्सिंग स्टाफ केयर ही नहीं करते। आप बड़ा से बड़ा डॉक्टर मिले हैं, नर्सिंग स्टाफ अगर आपको सही नहीं होगा तो कहाँ से करोगे? आप क्या कहते हैं, क्या कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह के डॉक्टर दोबारा ऐसे वाक़यात पेश नहीं हो? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। पहले तो मैं कहूँगी कि डॉक्टर लाल रहमान को जो है वो हटा दें और नीचे वाले स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लें, क्योंकि हम देखने वाले थे जब इरफान का ऑपरेशन हुआ तो इरफान मेरा भांजा था, 30 TV पे काम करता था, जर्नलिस्ट था, मगर उनका ये था कि आप जाके बाहर बैठो, हम ध्यान रखते हैं, हम ख्याल करते हैं। हमें उन्होंने बाहर भेजा। थोड़ी देर के बाद आए कि आपका बच्चा जो है सीरियस हो गया है, इसका दूसरा ऑपरेशन होगा और अभी होगा, क्योंकि उन्होंने कैनुला भी निकाल दी और उन्होंने सारी जो है ना वो ड्रिपें वगैरह निकाल दी। ऐसे कैसे ड्रिपें निकाल दी? आपने हमें क्यों बाहर भेजा? पेशेंट का ख्याल उनके रिश्तेदार सही तरह से रख सकते हैं। अगर आप नहीं रख सकते हो तो रिश्तेदारों को तो वहाँ बैठने दो ना। एक सेकंड के लिए भी वो हमें इरफान के पास नहीं बैठने दे रहे थे। आप बाहर जाएं, हम इरफान का ख्याल रखेंगे। उन्होंने इरफान का ख्याल नहीं रखा। आखिर में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा हमें शक है इरफान को कोरोना है, और उन्होंने हमें पर्चा दिया। हमने वो जाके जमा करवाया। जब हम वो रिपोर्ट लेने गए उन्होंने कहा नहीं वो पर्चा तो गुम हो गया। फिर उन्होंने दूसरी बात टेस्ट करवाया, फिर उन्होंने कहा कि इनको पॉजिटिव है, इनको कोरोना है। हमें अब ये रिपोर्ट में आया है कि इनको कोरोना है। हम इसको कोरोना वाले वार्ड लेके गए। जब हम वार्ड में लेके गए डॉक्टरों ने देख के कहा नहीं भाई इसे यहाँ क्यों लेके आए हो, इसे तो कोरोना ही नहीं है। हमने कहा नहीं ये रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा नहीं रिपोर्ट दोबारा हम करेंगे। उन्होंने दोबारा रिपोर्ट करवाई, वो नेगेटिव आई, इरफान को कोरोना ही नहीं था। जब उन्होंने कहा यहाँ से इसे लेके जाओ तो स्टाफ वालों ने कहा कि नहीं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कोई बेड नहीं है। क्यों नहीं? मरीज मर रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। बेड आप कहाँ से भी लेके आए, बेड नहीं है तो ज़मीन पे रख के उसका इलाज करें। हम तो आप हमारे लिए तो मसीहा है। मगर खालिद की जो अभी उन्होंने बात की मैं मुत्तफिक हूँ कि ये डॉक्टर इंसान भी नहीं है, कसाई तो क्या इंसान भी नहीं है। ये मरीजों का ख्याल नहीं रखते हैं। नीचे वाला जो स्टाफ है वो तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। अभी सरकार से आप क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? उनके दो बच्चे हैं, घर का वाहिद कफील था, किस तरह वो आगे अपने घर? इरफान के 2 बच्चे हैं, एक उसका माजूर बच्चा है, एक छोटा बच्चा है 5 साल का है, और उसकी जवां बीबी है, और कमाने वाला सिर्फ इरफान ही था। देखो उनको भी सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल हमें इरफान के साथ जो है ना वो इंसाफ करे, वो बच्चे भी पल जाएंगे। वो ऐसे नहीं है, हम खानदानी लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं है। मगर इरफान को जो उन्होंने कत्ल किया है तो डॉक्टर लाल रहमान को गिरफ्तार करें। नीचे वाले स्टाफ जो है उसको फौरी तौर पे हटाया जाए और ऐसा कानून करे कि और इरफान ना मरे, दूसरों के लिए अच्छा हो।
जी नाज़रीन, ये थे साफ़ी इरफान के वर्षा, जिन्होंने आपने देखा कि डॉक्टरों ने कितनी क़यामत ढाई इनके ऊपर। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि इसी तरह के मुस्तक़बिल में वाक़यात पेश नहीं आए और इनकी जो वर्षा हैं, जो मुतालबात हैं, इनको मान कर और इनकी जो है ना कफ़ालत की जाए, जैसे इनके बच्चे पढ़ सकें और इरफान को इंसाफ फराहम किया जाए। मोहम्मद इमरान के साथ इजाज़त दीजिए। इनसाइड टीवी, अल्लाह।